सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जींद में उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अभय सिंह जी, क्योंकि जींद को आप लोगों का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि इस बार गढ़ बचा पाएंगे? जींद का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव अपने और पराये के बीच में है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे आकर के उम्मीदवार बने हैं जो जींद के मतदाता का वोट लेकर के कहीं अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जो पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पैसे से जींद का ईमान खरीदना चाहते हैं। जींद के लोगों में अब आम ये बात चल पड़ी कि अब हमने अपने और पराये की पहचान करनी है। हमने हमारे बीच में जो रहने वाला व्यक्ति है उसको विधानसभा में भेजना है। उन लोगों को 100% बार का रास्ता दिखाएंगे जो हमारे वोट के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। चुनाव जो जो तारीख नज़दीक आती जा रही है, इस बात को लेकर के लोगों में आपस में चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि 28 तारीख से पहले लोग बड़ा निर्णय ले लेंगे और बड़ा निर्णय करके 100% एक तरफा माहौल बना देंगे चुनाव का और अपने को जिता करके यहाँ से भेजेंगे। जींद के लोगों का हमेशा चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ा स्नेह रहा। जींद के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा राजनीतिक ताकत दी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी जींद को हमेशा एक बड़ा सम्मान दिया, चाहे वो नरवाना से चुनाव लड़के दिया, मुख्यमंत्री रहते हुए जींद में विकास के काम कराए और फिर उचाना की धरती से चुनाव लड़के दिया। लोगों का विश्वास चौटाला साहब के प्रति अथाह है। चौधरी देवीलाल की नीतियों पे लोग चौधरी देवीलाल के नाम पे आज भी फिदा हैं। 100% हमारा जो दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार है उसको लोग अपनाएंगे और उसके पक्ष में वोट डाल के हैट्रिक करवाएंगे। क्योंकि इस चुनाव में आपके साथ बीएसपी भी है, तो बीएसपी का जो काडर वोट है उसकी कितनी मदद मिल पा रही है? जब आप गांव में जाते हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में बीएसपी एक बड़ा मददगार साथी प्रूव होगा? बीएसपी का हर कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है और बीएसपी ने इस चुनाव को इस तरह से लड़ रही है, वो ये मान के चलते हैं कि हमने 100% अगला राज अपना बनाना है और अपना राज बनाने के लिए आज अपने को यहाँ से चुनाव में जिता करके भेजने के लिए बीएसपी का कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता से भी ज़्यादा मजबूती से इस चुनाव को देख रहा है और लड़ भी रहा है। क्योंकि सर, दूसरी जो पार्टियां हैं, आपकी विरोधी पार्टियां, वो कोई जींद से राज चलाने की बात करता है, कोई जींद को पेरिस बनाने की बात करता है। आप जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो किस आधार पर और क्या मुद्दे लेकर कैसे वोट की अपील करते हैं? ये लोग तो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जींद को चमकाने की बात करते हैं, पेरिस बनाने की बात करते हैं। कोई इस विधानसभा के चुनाव से कोई सरकार थोड़ी बदल जाएगी। सरकार की सोच तो कभी जींद के प्रति अच्छी रही नहीं। अगर सरकार की सोच सही होती, अच्छी होती, तो फिर आज जींद की हालत ऐसी नहीं होती। जींद आज बहुत बदला हुआ नजर आता आपको। और ये जो लोग कह रहे हैं पेरिस बना देंगे, सुरजेवाला वोट मांग रहा है, कह रहा है कि मैं जींद को बहुत बदलूंगा, तो वो फिर कैथल को क्यों नहीं बदला? उसने कैथल के लिए काम क्यों नहीं किए? कैथल को छोड़ करके यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या जींद में कांग्रेस पार्टी पे कोई व्यक्ति ऐसा भरोसे लायक नहीं था जिसको वो अपना उम्मीदवार बना करके यहाँ खड़ा कर दे? सुरजेवाला को चुनाव लड़ाना मतलब कांग्रेस का दिवालिया पिटना है।
अब कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि आने वाले समय में हरियाणा में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक और ऐसा व्यक्ति है जो लगातार चुनाव में ये कहता है कि हम जींद को राजधानी बना लेंगे अपनी, हम जींद से राज चलाएंगे। मतलब कैसे मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपनों वाली बात है कि अब तक तो विधानसभा में पहुंचे ही नहीं, उससे पहले राज बनाने की बात करते हैं। राज बनाने के लिए 45 एमएलए चाहिए और राज बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी होता है। जो अपनों के साथ विश्वासघात करे, जिन लोगों ने अपनों की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिन लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए षड्यंत्र रच लिए, उन लोगों को जींद की जनता 100% बड़ा सबक सिखाएगी। क्या सर, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव से पहले पार्टी में जिस तरीके की फूट हुई, एक और नई पार्टी बन गई, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी क्या आईएनएलडी से आस्था जेजेपी की तरफ बढ़ी, और क्या इस बीच जेजेपी भी किसी तरह की चुनौती आप इस चुनाव में मानते हैं? हमारी पार्टी टूटी नहीं, हमारी पार्टी तो संगठन तो ज्यों का त्यों है, हमारा कार्यकर्ता ज्यों का त्यों हमारे साथ खड़ा है। कुछ स्वार्थी लोगों ने पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के हाथों में खेलने का काम किया। अब लोगों को उनकी असलियत का पता लग गया, अब उनको सबक मिलेगा इस बात से। सर, जो एपिसोड चौटाला साहब के साथ किया गया, उससे तो पूरे देश को इस बात का एहसास हो गया कि किस तरह से ओछी मानसिकता रखते हैं, किस तरह से छोटी सोच के साथ अपने बड़े बुजुर्गों को जेल की सलाखों के पीछे रखने का षड्यंत्र रचते हैं। औरंगजेब ने किया था ऐसा, अपना राज स्थापित करने के लिए, अपने आप को राजा बनाने के लिए औरंगजेब ने अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। ये तो मुझे लगता है कहीं इन्होंने औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ी है और उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। क्योंकि सर इस चुनाव में जो ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कानूनी बाध्यता है, तो क्या उनकी कमी खल रही है चुनाव प्रचार में? कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ रहे हैं या फिर जो बाकी साथी हैं उनसे मजबूती मिल रही है? कानूनी बाध्यता नहीं है, बनाई गई है, षड्यंत्र रचा गया है। उनको तो पैरोल हो गई थी, फरलो उनको मिल गई थी। फरलो मिलने के बाद एक और आदेश करवाया गया, उन पर बंदिश लगाई गई। जबकि फरलो इस बात के लिए मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर खेती करने वाला है तो जाकर के अपने खेत को ठेके पे दे, खेत में कोई नया आदमी रखे, खेत के लिए खाद खरीदे, खेत के लिए सारे सामान की व्यवस्था करें। कोई बिजनेसमैन अगर जेल में है तो उसको भी फरलो इसलिए मिलती है कि वो जाकर के बाहर अपने बिजनेस को, जो 21 दिन की फरलो है उसमें अपने कामकाज को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके। कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको भी फरलो इसलिए मिलती है कि वो अपने राजनीतिक गतिविधियों को कैसे आगे लेकर के जाए। क्या किसी आदमी पे ऐसा आज तक हिस्ट्री में हुआ है कि सजा होने के बाद उसके बोलने पे भी पाबंदी लग जाए? उसको पैरोल फरलो मिलती है तो उसको एक से दूसरी जगह जाने पे भी पाबंदी लग जाए। ये सारा षड्यंत्र है। इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है उन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ये भी कहा गया कि आईएनएलडी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, कभी भी उनकी गोद में बैठ सकते हैं। सुरजेवाला तो स्वयं बीजेपी की गोद में बैठा, लोगों ने शरेआम उसको देखा। सुरजेवाला ने तो हरियाणा प्रदेश के हितों को अनदेखी की। एसवाईएल के मामले में
पंजाब में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, अपना मैनिफेस्टो दे रही थी, उसमें लिख रही थी कि हमने SYL से एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देना, हमारे पंजाब का पानी हम किसी दूसरी स्टेट को देंगे नहीं। ये उस मैनिफेस्टो को स्वयं जारी करवा रहा था। और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ राज्यसभा के चुनाव में अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, वकील बताते हैं, अपने आप में बड़े कांग्रेस के नेता मानते हैं। हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने अपना जो वोट डाला वो केवल और केवल एजेंट को दिखा सकते थे अपना वोट। ये सब MLA को पता था। MLA होकर के भी वोट डालते दफा कोई व्यक्ति गलती करे, ये चीज़ समझ से बाहर है। इसने जब वोट का टिक किया और टिक करने के बाद इसने अपना वोट जो है अब जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसके सामने ले जा करके दिखाया। उसने इसको वार्निंग दी और कहा कि आप अपना बैलेट पेपर जो है जाके बैलेट बॉक्स में डालें, इसको आप इस तरह से सबके सामने ओपन नहीं कर सकते। ये कहने लगा, वहाँ खड़ा होकर के चिल्लाने लगा कि मेरा राइट है, मैं अपना वोट दिखा सकता हूँ किसको दे रहा हूँ। इसने जानबूझ करके अपना वोट कैंसिल कराया ताकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उस वक्त RK आनंद, वो ना जीत सके। और बीजेपी का समर्थित जो कैंडिडेट था, जो बीजेपी का ही कैंडिडेट था, बीजेपी ने उसको ले जा करके नॉमिनेशन फाइल करवाया था, उसके पक्ष में इसका वोट कैंसिल हुआ। तो वो लोग जो खुद बीजेपी की बी टीम के रूप में काम ही कर रहे हैं, जो शरेआम जिनका सबको पता है, वो लोग ऐसी बात कह के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के सामने विधानसभा में अब तक किसी ने लड़ाई लड़ी तो सिर्फ हमारी पार्टी ने लड़ी। ये तो विधानसभा में गए ही नहीं। अगर इनको चिंता ज़्यादा होती प्रदेश की तो ये विधानसभा में जाते और विधानसभा में जाके प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठाते। ये तो कभी गया ही नहीं। इससे पूछो कि विधानसभा में क्यों नहीं गया, और विधानसभा में नहीं गया तो विधानसभा का चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है पार्टी ने जिस तरीके का काम किया, सरकार ने काम किया, उस पर लड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कार्यकाल रहा उसमें जींद में किस तरह के काम हुए वो भी उस काम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ये कहती है कि हमने काम किया और काम के बलबूते पे हम इस चुनाव को जीतेंगे, तो फिर बीजेपी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया? फिर बीजेपी ने हमारी पार्टी के जो डॉक्टर मिड्डा थे उनके बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करके क्यों चुनाव मैदान में उतारा? जिस पार्टी को यूं लग रहा था कि तुमने इतना काम कर दिया, इतना विकास करा दिया कि लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहिए था। आज हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में ले आए हैं, बाकी सब लोग तो बरसाती मेंढकों की तरह हैं। सर, क्योंकि कुछ पार्टियां इस तरह का अंदेशा भी कर रही हैं कि जो मतदान होना है उससे पहले बीजेपी वोटों का पोलराइजेशन कर सकती है, क्या आपको भी लग रहा है? बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। सरकारी मशीनरी का तो जम करके दुरुपयोग आज हो ही रहा है। सारा देश इसको तमाशे को देख रहा है, किस तरह से मंत्री जो है आज यहाँ जा करके वोटों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, कैसे जा करके लोगों में ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं ये लोग कहीं ना कहीं गरीब के वोट पे डाका भी डालने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने हमेशा जात पात की राजनीति की। बीजेपी ने हमेशा लोगों को लड़ा करके कहीं अपना उल्लू सिद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन मान के चलो इस चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। सर, क्योंकि चुनावी समर में आखिर मुकाबला आप किससे मानते हैं? आपकी पार्टी का मुकाबला किससे? ये चुनाव मैंने आपको बताया ना, अपने और पराये के बीच में है। जब अपने और पराये के बीच की लड़ाई होती है तो फिर 100% आप ये मान करके चलो लोग अपने के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ लोग 100 का 100% उमेश सिंह रेड्डू के पक्ष में
जिस ढंग से अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात जोर पकड़ती जा रही है, लोग इकट्ठा होंगे, लोग फैसला लेंगे और 28 तारीख को ऐनक के निशान पे मोहर लगा करके हमारी पार्टी को, प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जेजेपी को समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसके जरिए हरियाणा में चुनाव की भागीदार है। कैसे देखते हैं इसको? केजरीवाल जब पंजाब में गए थे चुनाव के लिए, तो केजरीवाल ने तो पंजाब में जाकर के सीधे तौर पे बात कही थी कि पंजाब का एक बूंद पानी हम भी किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। आज जो इन लोगों ने हाथ मिलाए, ये कल तक हमारे साथ खड़े होकर के एसवाईएल के मुद्दे पे उस आंदोलन का हिस्सा थे जो पानी को लेकर के हम आज भी लड़ रहे हैं, और इन्होंने तो उन गद्दारों से भी हाथ मिला लिया जो हरियाणा को पानी ना देने की बात करते हैं। ये लोग भी इतने स्वार्थी हो गए कि किसी तरीके से चुनाव में हमें 4 वोट ज़्यादा मिल जाएं, तो इन्होंने चौधरी देवीलाल के उस सपने को भी चूर चूर कर दिया जो चौधरी देवीलाल ने एसवाईएल नहर के पानी को लेकर के संजोया था, जिनकी नीतियों को हम आगे बढ़ा करके उस पानी की लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। इस चुनाव के बाद फिर उसी मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पानी नहीं मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने तो उन लोगों के साथ खड़े होकर के एक तरह से हरियाणा का विरोध भी कर दिया। ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलेगा। मगर जेजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर एक लहर पैदा कर देगी और उसके जरिए कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में वो जीत दर्ज करेंगे। इसका मतलब उनका अपना तो दिवालिया पिटा हुआ है। इसका मतलब तो सीधा है कि उनका अपना तो दिवालिया पिटा है, फिर उनकी अपनी पॉपुलरिटी कहाँ गई? ये तो बैसाखी बना ली। हमने और बहुजन समाज पार्टी ने जो समझौता किया है वो कमेरे और लुटेरे के बीच का है। वो समझौता कोई इस बात को लेकर के नहीं है कि हमने कोई दाव लगानी। हमने तो उस वर्ग को इकट्ठा कर दिया जिसको अब तक कांग्रेस और बीजेपी बांट करके वोटों का पोलराइजेशन करती रही है। हमने उस वोट को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया कि अब हम आपस में बंटने की बजाय इकट्ठे होकर के प्रदेश में बदलाव ले आएंगे। तो ये थे अभय सिंह चौटाला जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं चुनाव प्रचार में और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर काम कर रही है, एसवाईएल को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं और इस चुनाव में लोग अपने और पराये के बीच में फ़र्क समझेंगे और 28 तारीख को आईएनएलडी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करके उसको जिताएंगे। इस तरह का दावा अभय सिंह चौटाला जी ने किया है।